मेरी आज की ये स्टोरी स्पेसिफिकली एक ग्रूसम डेथ के ऊपर है जो दिखने में बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी लगेगी आपको, बट एंड होते होते इसका ट्विस्ट आपको पूरे तरीके से बैफल कर देगा। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा क्यों, किस लिए। एंड दूसरा, पिछले वाली स्टोरी जो मैंने कवर करी थी, आई नो वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल थी। मेरे बर्थडे के ऊपर जो मैंने डाली थी वो सच में बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल एंड फुली मैच्योर्ड कंटेंट था। एंड उसकी वजह से बहुत सारे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम के ऊपर कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं डालना चाहिए था, ऐसे कंटेंट लोग हैंडल नहीं कर पाते। अगर ऐसा कुछ है एक्चुअल में तो आप नीचे लिख दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगा इस चीज़ के बारे में। एंड आज मुझे आपसे दो बातें करनी है। पहली, पिछले वीडियो जो मैंने बर्थडे पर डाला था उसमें मैंने अपनी एज बताई थी कि आज मैंने 29 ईयर्स पूरे कर लिए हैं, लेकिन उसमें लोगों ने मुझे बहुत सारे हजारों विशेष तो की, बट उनमें से कुछ एक का कमेंट्स था कि आप सिर्फ 29 के हो, नहीं हमें नहीं लगता 40-45 प्लस के लगते हो। देखो उस दिन मैंने ना शेव सेट नहीं करवा रखी थी, लेकिन आज आप देखेंगे तो मुझे कमेंट्स पढ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा हंसी आई उस टाइम पर कि मैं कहाँ से आपको 40-45 का लगता हूँ। इस लुक में आप मुझे देखकर बोल सकते हैं कि हाँ शायद 29 का लग रहा होगा, बट मैं क्या बताऊँ, आप मुझे 10-11 सालों से देख रहे हैं एंड मैं हर बर्थडे के ऊपर वीडियो डालता हूँ एंड उसमें अपनी एज बताता हूँ। आज से पहले मुझे कभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन उस वीडियो के कमेंट्स में मुझे कुछ एक लोग थे जो आकर बोल रहे थे कि नहीं 29 का नहीं लग रहा, ज़्यादा का लग रहा है। सो ऐसा कुछ है तो आप मुझे बताइए। एंड दूसरी बात, मैं एक स्टोरी के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसका टाइटल मैं आपको पहले ही बता दूँ, वो है द ब्लेयर विच हॉन्टिंग। एक्चुअल में स्टोरी ना मैंने लिख भी ली पूरी, मेरी मतलब कि तैयार है, मुझे उसके बस रिकॉर्ड करना है एंड आपके सामने पब्लिश करना है उसको। लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो अपने रिसोर्सेज हैं जहाँ से मैं स्टोरीज़ को कंफर्म करता हूँ कि हाँ ये एक्चुअल में हुआ था या नहीं हुआ था, वहाँ बहुत सारे सोर्सेज मुझे बोल रहे हैं कि हाँ ये रियल है। एंड दूसरी साइड कुछ एक सोर्सेज ऐसे भी बोल रहे हैं कि नहीं ये सिर्फ एक मार्केटिंग टेक्टिक थी या फिर इसको रियल नहीं बोल सकते हम, जबकि उसकी फुटेज भी है। एंड ये बात कंफर्म है कि वो आधे से ज़्यादा स्टोरी तो रियल है, इस बात में तो कोई शक नहीं, आधे से ज़्यादा स्टोरी तो 100% रियल है, ये बात सभी ने बोली है। लेकिन उसके बाद जो हुआ एंडिंग में, उसके ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। सो आप मुझे बताइए कि द ब्लेयर विच हॉन्टिंग, जो कि बहुत ही क्लासिक क्रेपी हॉन्टिंग स्टोरी है, आप मुझे बताइए कि क्या मुझे वो कवर करनी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हाँ तो उसके बारे में भी बताएं, अगर आपने इसके बारे में सुना हुआ है तो उसके बारे में भी नीचे जरूर जिक्र करें। एंड दूसरा, पिछले वाली वीडियो के ऊपर मैंने आपसे 20,000 लाइक्स मांगे थे मेरे बर्थडे गिफ्ट के ऊपर, उनमें से आपने आधे लाइक्स तो दे दिए, लेकिन आधे मुझे इस वाले के ऊपर भी चाहिए, मतलब पूरे ही चाहिए। वैसे तो गिफ्ट पूरा ही करना है आपको, सो जैसे मर्जी करें। आपके पास अंगूठे हैं सो अपने अंगूठों का इस्तेमाल करें इस लाइक बटन को दबाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी अपनी छोटे वाली उंगली से क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें मेक्सिको के ग्वानाहाटो में जाना पड़ेगा और टाइम था 1890 का, जब 1890 की एक देर शाम टुडेहो नाम का एक बंदा अपने एक बहुत बड़े घर के अंदर अपने एक कमरे के अंदर एंटर हुआ। एंड वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, उसने अपने पेट को ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे झुककर धीरे धीरे चलते हुए वो अपने बेड की तरफ गया एंड जाकर उसके ऊपर पड़ गया। अभी वो खुद को अपने बेड के अंदर सेटल कर ही रहा था कि तभी उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी पत्नी अपने हाथ में एक बड़ी सारी चाय की केतली लेकर कमरे के अंदर एंटर हुई एंड अंदर आकर बेड के साइड में रखे हुए एक छोटे से स्टूल के ऊपर आकर बैठ चुकी थी। बेशक इस टाइम पर टुडेहो बहुत ज़्यादा बुखार से वो परेशान था, इतना दर्द उसके पूरे बॉडी के अंदर हो रहा था कि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी उठने की भी, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी को देखकर, उसकी प्रेजेंस को ही फील करके वो बहुत ज़्यादा खुश था एंड उसकी तरफ देखकर वो स्माइल करने लगा। असल में टुडेहो और उसकी पत्नी की हाल ही में शादी हुई थी, कुछ ही टाइम बीता था एंड अपनी पत्नी को अब वो पाकर उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आई थी। उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा चार्मिंग, ब्यूटीफुल सी एंड बहुत ज़्यादा केयर करती टुडेहो की। एंड इस सब बातों को फील करके टुडेहो अपने आप को बहुत लकी फील कर रहा था। असल में टुडेहो की जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं थी पहले से। आज उसके पास बहुत बड़ा सारा घर है, एक महल जैसे घर के अंदर रह रहा है, उसका कमरा इतना आलीशान, लेकिन ये सब कुछ पहले से नहीं था। उसने माइनिंग इंजीनियर बनने की डिग्री पूरी करी एंड इंजीनियर बनने के बाद ग्वानाहाटो शहर, जो कि उस टाइम पर पूरे मैक्सिको का सबसे बड़ी माइनिंग सिटी हुआ करती थी, एंड इसी शहर के अंदर टुडेहो काम कर रहा था। एंड काम करते करते उसको एक मारिया नाम की लड़की मिली, इन दोनों का आपस में प्यार हुआ, लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन था। जल्दी इन दोनों ने एंगेजमेंट कर ली एंड शादी से पहले टुडेहो ने एक बड़ा सारा महल खरीदा, महल जैसा घर खरीदा। एंड पहली बार जब वो अपनी पत्नी को लेकर आया था इस घर के अंदर, तो उसने कहा था कि ये उसके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होने वाला है, शादी के बाद हम इसी घर में रहेंगे। एंड उसकी पत्नी मरिया इस घर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी।
अब ये घर सिर्फ इसलिए नहीं था कि शादी के लिए उसने यहाँ अपनी पत्नी को गिफ्ट देने के लिए लिया हो, बल्कि ग्वानेहाटो के अंदर ही वो काम कर रहा था। उसकी सारी जिंदगी, उसका सारा करियर इसी शहर के अंदर बना था। एंड इसी शहर के अंदर इतना बड़ा घर होना किसी भी इंजीनियर के लिए या फिर उस टाइम के किसी भी इंसान के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। बहुत लकी फील कर रहा था इस टाइम पर टुडेहो अपने आप के लिए। एंड दूसरा, मरिया की पूरी फैमिली भी इसी ग्वानेहाटो शहर के दूसरे इलाके में रहा करती थी। सो ये मरिया के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला था कि शादी के बाद उसका ससुराल और उसका मायका दोनों एक ही शहर में होंगे। वो अपने पति के साथ रहते रहते अपने माता पिता का भी ध्यान रख सकती है, कभी भी उनसे मिलने के लिए जा सकती है। बहुत एक्साइटिंग होने वाला था मरिया के लिए। एंड इससे अलग ग्वानेहाटो का ये इलाका जिसके अंदर उनका एक बड़ा सारा मेंशन बना हुआ था, ये परफेक्टली उस टाइम पर बहुत ज्यादा सेफ माना जाता था। पूरे शहर का सबसे सेफ इलाका। इनके आसपास के पड़ोसी भी बड़े बड़े ऑफिसर्स या फिर जिनका सरकार के अंदर हाथ था, बड़े बड़े बिजनेसमैन। सो ओवरऑल हम देखें तो ये नेबरहुड बहुत ज्यादा सेफ एंड इसके अंदर यहाँ घर होना कोई छोटी बात नहीं थी। बट उस शाम जब मरिया केतली लेकर अंदर एंटर हुई थी एंड अपने पति के साइड में रखे हुए स्टूल के ऊपर वो बैठी, उसका पति यानी कि टुडेहो अपनी पत्नी को देखकर स्माइल करने लगा एंड अपने आप कंफर्ट होकर पीछे सहारा लेकर बेड के ऊपर बैठ चुका था। पीछे सहारा लेकर बेड के ऊपर बैठ चुका था। उसने अपनी पत्नी को देखकर स्माइल करी। पीछे सहारा लेकर बेड के ऊपर बैठ चुका था। उसने अपनी पत्नी को देखकर स्माइल किया। उसकी पत्नी ने उसको देखते देखते एक कप के अंदर चाय डाली एंड उसने अपने पति टुडेहो को दी। टुडेहो अभी चाय की सिप ले ही रहा था कि तभी उसके सामने पत्नी बैठी हुई मरिया ने कहा कि मुझे अब निकलना होगा वरना देर हो जाएगी, क्योंकि आज उसको अपने माता पिता के पास जाना था रात को डिनर करने के लिए। बट ये बात जैसे टुडेहो ने सुनी उसके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा हो रखा था। बेशक मरिया पहले भी बहुत बार रात के टाइम पर अपने माता पिता के पास डिनर करने के लिए जाया करती थी, ये कोई उसके लिए नई बात नहीं थी। आज भी वो नॉर्मल रूटीन की तरह ही अपने माता पिता से मिलने के लिए जाने वाली थी, उनके साथ ही खाना खाने वाली थी। लेकिन हर बार उसका पति टुडेहो उसके साथ जाता था, क्योंकि उनका ये जो इलाका था जिसके अंदर ये सेफ से इलाके में रहा करते थे, इस इलाके को क्रॉस करके 3-4 चौराहे और उनको क्रॉस करने हैं। एंड वो जो 3-4 चौराहे आने वाले थे वो थोड़ा सा अजीब सा इलाका, वहाँ लूटपाट बहुत ज़्यादा होती थी। वो पूरा इलाका बदनाम था क्राइम के लिए, वहाँ अलग अलग टाइप के बदमाश रहा करते थे। सो प्रैक्टिकली हर बार टुडेहो अपनी पत्नी मरिया को साथ लेकर पैदल पैदल जाया करता था उसके माता पिता के घर तक छोड़ने के लिए। लेकिन आज टुडेहो वो खुद बीमार है, उसको बुखार हो रखा है, उसके अंदर बेड से उठने की हिम्मत भी नहीं है। एंड जब उसकी पत्नी ने कहा कि उसको जाना पड़ेगा अपने माता पिता के पास वरना वो लेट हो जाएगी डिनर करने में, तो ये बात सुनकर टुडेहो को बहुत अजीब सा लगा। उसने ये बात मरिया से भी डिस्कस करी कि नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि तुम ऐसे अकेले जाओगी, बीच में वो चौराहे भी आएंगे, वो इलाका आएगा जहाँ पर कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ लूटपाट हो सकती है, कोई तुम्हारा पर्स छीन कर भाग सकता है, तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं लग रहा मुझे। बट मरिया ने कहा कि ओ कम ऑन टुडेहो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक रहेगा, मैं आराम से उस एरिया को क्रॉस करते हुए अपने माता पिता के पास पहुंच जाऊंगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये बात बोलकर मरिया अपने स्टूल से उठी, उसने टुडेहो के सिर के ऊपर हाथ फेरा एंड उसको एक हग कर कर गुड बाय बोलकर वहां से निकल चुकी थी। साइड से उसने अपना पर्स जो रखा हुआ था वो उठाया एंड पीछे बैठा हुआ टुडेहो अपनी पत्नी को जाते हुए देख रहा था एंड वो निकल चुकी थी सेफली इस घर से। इसके तकरीबन 2-2.5 घंटों बाद टुडेहो अपने बेड के अंदर सोने की कोशिश कर रहा था। तेज बुखार की वजह से उसको ठीक से नींद भी नहीं आ रही। बट तभी सडन उसको अपने मेन दरवाजे के ऊपर ठक 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 सुनाई दी। कोई था उस दरवाजे के पीछे जो बहुत जोर जोर से उस दरवाजे को पीट रहा था। टुडेहो स्माइल करते करते अभी उठ ही रहा था अपने बेड से दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन तभी उसके माइंड में क्लिक हुआ कि उसकी पत्नी दरवाजा क्यों खुड़का रही है, क्योंकि उसके पास तो घर की दूसरी चाबी है, वो दरवाजे को अनलॉक करके घर के अंदर आ सकती है। एंड दूसरा, उसकी पत्नी इतने पैनिक स्टेट में आकर कभी दरवाजा नहीं खटखटाती, वो बहुत स्लोली बहुत प्यार से खटखटाती है। ये कोई और ही है जो बाहर खड़े होकर बहुत ही पैनिक में दरवाजा खटका रहा है। खैर सब कुछ साइड में रखकर टुडेहो अपने बेड से उठा, अपना कंबल साइड में फेंका, सीधा भागते हुए कमरे से बाहर निकलकर नीचे गया एंड घर का मेन दरवाजा खोला एंड बाहर उसकी पत्नी नहीं खड़ी थी, बल्कि उसके आसपास के काफ़ी सारे पड़ोसी थे जो एक ग्रुप बनाकर उसके घर पर आए थे एंड वो सारे मिलकर दरवाज़ा खटखटा रहे थे। जैसे दरवाज़ा खोला, सामने अपने पड़ोसियों को देखकर टुडेहो बहुत ज़्यादा हैरान एंड उनमें से एक पड़ोसी आगे आया एंड उसने टुडेहो को कहा कि टुडेहो, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, एक दिक्कत आ गई है। उसने ग्रुप से पूछा कि क्या हुआ, बीमारी क्या है, बताओ मुझे। बट किसी ने कुछ नहीं कहा। टुडेहो को वो अपने साथ लेकर अपने इस बहुत ही शानदार क्वाइट और नाइस एरिया से लेकर बाहर की तरफ निकले एंड इस एरिया के आउटसाइडेड इलाके में जहां से वो 3-4 चौराहे शुरू होते हैं, वो
थोड़े दूसरे टाइप के इलाका वो शुरू होता है। उसके बीच में बहुत सारे पुलिस वाले खड़े थे, आसपास काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी एंड ये पूरा ग्रुप लेकर टुडेहो को उस भीड़ के पास पहुंचा एंड उस भीड़ को चीरते हुए टुडेहो आगे की तरफ गया पुलिस वालों के पास एंड पूछने लगा कि क्या हुआ। एंड पुलिस वालों ने इशारा किया कि तुम ही खुद देख लो। एंड जैसे ही टुडेहो ने नीचे की तरफ देखा, नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसका फेस नीचे की तरफ एंड क्लियरली साफ था कि पीछे से उस डेड बॉडी को चाकू मारे गए थे एंड ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि टुडेहो की पत्नी मरिया की ही थी। अपनी पत्नी को इस तरीके से नीचे मरा हुआ देख टुडेहो इतने ज्यादा शॉकिंग स्टेट में जा चुका था कि उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा। वो ये सब चीजें जो देख रहा था उसको अपने माइंड में प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। एंड तभी साइड में खड़े हुए पुलिस वालों ने उससे पूछना शुरू कर दिया कि हे, क्या तुम नीचे इस पड़ी हुई विक्टिम के हस्बैंड हो? उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली, उसने बस अपना हाँ में सिर हिलाया। पुलिस वाले उससे और सवाल करना चाहते थे लेकिन उसकी हालत देखकर पुलिस वालों ने उससे और कोई सवाल नहीं पूछा। बस उसका हाँ में जवाब सुनते ही पुलिस वाले देख रहे हैं कि ये अपनी पत्नी को कंटिन्यूअसली ऐसे देख रहा है जैसे ये अंदर से बिल्कुल टूट चुका हो, उसका दिल अंदर से लिटरली अब चूरा चूरा हो चुका था। एंड तब उसके सामने पुलिस वालों ने एक स्ट्रेचर के ऊपर उस डेड बॉडी को रखा, उसका फेस ऊपर किया एंड अपनी पत्नी को देखकर वो इतनी जोर जोर से रोने लगा कि सभी जो आर्ट साइड में पड़ोसी खड़े थे उसके आकर उसको शांत करवाने लगे। पुलिस वालों ने उस डेड बॉडी को एक एम्बुलेंस में रखकर हॉस्पिटल में भिजवाया ताकि उसका पोस्टमार्टम कर सके। एंड वो सारा ग्रुप टुडेहो को वापस लेकर उसके घर पर ला चुका था एंड उसको थोड़ी सांत्वना देकर उसके सारे पड़ोसी भी अपने अपने घर जा चुके थे। टुडेहो अब अपने कमरे में अकेला बैठकर इतनी शॉकिंग स्टेट में वही सब कुछ सोच रहा है। उसके माइंड में अभी तक कुछ भी चीज रजिस्टर नहीं हो रही कि अभी तक उसकी पत्नी कुछ घंटों पहले तक उसके साथ थी लेकिन एकदम से ये क्या हो गया उसको भी समझ नहीं आ रहा। रात अब बहुत गहरी हो चुकी थी, उसको नींद नहीं आ रही, बेशक उसको तेज बुखार है लेकिन फिर भी वो रेस्ट कर नहीं पा रहा, उसको चैन नहीं मिल रहा अपने अंदर से। रात का और टाइम बीतते बीतते टुडेहो ने अपना सिर अपने बेड के ऊपर रखा एंड वो उसी स्टूल के ऊपर बैठा हुआ था जिस स्टूल पर बैठकर उसकी पत्नी ने उसे हक किया था। उसी स्टूल के ऊपर बैठकर उसने अपना सिर आगे बेड के ऊपर रखा एंड अंदर ही अंदर रोने लगा। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसको भी पता नहीं चला। एंड इसी आंख लगने में जब वो गहरी नींद में था तब उसको एक बहुत ही डरावना सा सपना आया एंड इस सपने में उसकी पत्नी मरिया जो कि उसके घर के बाहर भाग रही है एंड उसके शरीर से खून टपक रहा है, वो बार बार टुडेहो टुडेहो चिल्ला रही है, उसको मदद के लिए बुला रही है। एंड टुडेहो ऊपर खड़ा होकर खिड़की से अपनी पत्नी को ऐसे भागते हुए देख रहा है। इस सपने में टुडेहो अपनी पत्नी की मदद नहीं कर पा रहा एंड तभी टुडेहो ने एक्चुअल में नींद से बाहर निकलकर बहुत जोर से चिल्लाया क्योंकि वो जो सपना देख रहा था उसके माइंड में ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ रियल में हो रहा है। एंड इसी को लेकर वो डर के मारे चिल्लाया एंड तब उसकी नींद टूटी एंड उसने देखा कि ओह माय गॉड ये एक सपना था। वो सपने में अपनी पत्नी को देख रहा था कि कैसे उसकी पत्नी उसको मदद के लिए बुला रही है, चिल्ला रही है, उसके शरीर से खून टपक रहा है एंड वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा। बट इस नींद के टूटने के बाद भी टुडेहो ने कुछ ऐसा फील किया जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी बीमारी सब कुछ भूल भाल ली, उसको कुछ भी याद नहीं है क्योंकि ऐसी चीज ऐसी आवाज उसको सुनाई दे रही थी जो उसको अभी सपने में सुनाई दी थी। जी हाँ, लिटरली अभी कहीं ना कहीं से उसके कानों में उसकी पत्नी की आवाज आ रही थी जो उसका नाम बार बार लेकर टुडेहो टुडेहो चिल्ला रही थी कि आओ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड तब वो भागकर दोबारा से अपनी कमरे की खिड़की के ऊपर गया एंड बाहर की तरफ देखा लेकिन बाहर कोई भी नहीं, लेकिन आवाज वो क्लियरली सुन पा रहा था। एंड इसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता रहा। बेशक टुडेहो की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी। टाइम बीतने के साथ साथ एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत चुके थे। टुडेहो की तबीयत एकदम ओके हो चुकी थी लेकिन अभी भी उसको वो सपने बार बार आ रहे थे जिसमें उसकी पत्नी उसको मदद के लिए बुला रही थी, चिल्ला रही थी, उसके शरीर से खून टपक रहा है, ऐसे वो भागती हुई दिख रही थी। एंड ये सब कुछ टुडेहो को इतना ज्यादा रियल लगता कि वो सारी आवाजें रियल लाइफ में सुनने के बाद वो तुरंत अपने घर के अंदर भागने लगता कि कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है आवाज। वो अपने घर के आसपास चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगता कि क्या पता कहीं से उसको मरिया दिख जाए एंड जो सब कुछ उसने देखा था, जो एक्चुअल में हुआ था उसकी मौत, वो सब कुछ झूठ निकले, कहीं से उसकी पत्नी उसके सामने आकर खड़ी हो जाए। वो चारों तरफ ढूंढता रहता लेकिन मरिया या फिर उसकी आने वाली आवाज का सोर्स कहीं से भी उसे पता नहीं चला। खैर अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करवाने के बाद, उसके मायके वालों से भी मिलने के बाद सबने अपना अपना दुख बांट लिया, सभी अपने अपने घर जा चुके थे। टुडेहो अब अकेला अपने घर के अंदर बैठा हुआ था। उसको वही जो नाइटमेयर ड्रीम्स आ रहे थे वो अभी भी कंटिन्यू थे एंड उसने अब रूटीनली पुलिस स्टेशन में जाना शुरू कर दिया पुलिस वालों से पूछने के लिए कि क्या पता उनको कोई सुराग मिला हो, किसने उसकी पत्नी के साथ किया, क्या हुआ था उसकी पत्नी के
के साथ बट पुलिस वालों का एक ही जवाब कि उन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है, कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा है। इनफैक्ट उनको अभी तक मर्डर वेपन भी नहीं मिला है, वो चाकू जिससे मरिया का मर्डर हुआ था। बट पुलिस वालों ने एक चीज क्लियर कर दी कि तुम्हारी पत्नी घर से निकलने से पहले जो सामान अपने साथ लेकर गई थी वो सामान उनको उसकी डेड बॉडी के पास नहीं मिला। मतलब कि इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है किसी ने उसको पहले लूटा एंड जब उसने उस चीज का विरोध किया होगा तो उसको पीछे से चाकू मारकर उसकी जान ले ली। अब टुडेहो को भी इस बात में कोई शक नहीं था कि हाँ यही हुआ होगा, क्योंकि उसके मन में पहले से ही डर था कि ये जो एरिया है जिसके अंदर से उसकी पत्नी मरिया क्रॉस करने वाली है वो एरिया बहुत ज्यादा बदनाम है इसके अंदर होने वाले क्राइम्स के लिए, एंड इसीलिए वो हमेशा अपनी पत्नी को उसके साथ मायके छोड़कर आया करता था। और इसीलिए टुडेहो अब पुलिस वालों के ऊपर भी दबाव बना रहा था कि किसी भी तरीके से आप उन लोगों को पकड़िए जिन्होंने भी ये सब कुछ किया है मरिया के साथ, क्योंकि मुझे मेरी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार था एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसका केस ऐसे ही ठंडे बस्ते में चला जाए एंड आप लोग कुछ भी ना करें। आप कुछ भी करके आप उन लोगों को पकड़िए, मर्डर वेपन को ढूंढिए, इस केस को अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करिए। बट धीरे धीरे टाइम बीतता रहा, दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में इस केस के अंदर कुछ भी अपडेट नहीं मिला और डेली अकेला बैठकर टुडेहो बस यही सोचता रहता कि उसकी पत्नी के साथ क्या कुछ हुआ होगा। एंड जब इतना टाइम बीत गया तो उसके माइंड में भी यही होने लगा कि आखिर पुलिस कर क्या रही है, पुलिस वालों ने अभी तक इस केस के अंदर कोई अपडेट नहीं दिया, ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है, क्या वो मेरी पत्नी के केस को भूल गए हैं, क्या ऐसे ही उसकी जिंदगी वेस्ट चली जाएगी, जिसने भी ये सब कुछ किया है वो बाहर खुलेआम घूम रहा है, ऐसा क्यों, पुलिस वाले कुछ कर क्यों नहीं रहे। इन सब बातों की वजह से टुडेहो खुद इतना डिप्रेशन में जाने लगा कि 3 चीजें थी जो उसके माइंड में कंटिन्यूअस अब घूम रही थी। पहला, उसके पत्नी के चले जाने का दुख, क्योंकि उसको अपनी पत्नी से हद से ज्यादा प्यार था एंड उसके लिए ही उसने इतना बड़ा महल लिया था, ये उसी के लिए वो कमा रहा था, उसी के लिए मेहनत कर रहा था। एंड दूसरा गुस्सा था पुलिस वालों के ऊपर कि आखिर पुलिस वाले कुछ कर क्यों नहीं रहे, पुलिस वाले कब तक मुझे ऐसे ही लटका कर रखेंगे, ऐसे ही गोलियां देते रहेंगे कि आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, हम कभी ना कभी इसके किलर को जरूर पकड़ कर लेकर आएंगे। इतना टाइम बीत चुका है, उन्होंने कुछ नहीं किया। एंड तीसरा था गिल्ट। इन सब के पीछे टुडेहो खुद को जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसको साथ जाना चाहिए था अपनी पत्नी के, उसको सेफ्टी देनी चाहिए थी ताकि वो आराम से अपने मायके जा सके, लेकिन वो उसके साथ नहीं गया, उसने उसको अकेला जाने दिया। ये गिल्ट टुडेहो के मन में था। इनफैक्ट गिल्ट तो इस लेवल का था कि उसको एक घर देखकर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने खुद ये घर लिया था इस एनवायरनमेंट में। अगर वो चाहता तो उसका घर उसके मायके, जो उसकी पत्नी का मायका था, उसके आसपास कहीं ले सकता था, ताकि उसकी पत्नी को अगर अपने मायके जाना हो तो वो सीधा पास ही में होता तो वो जल्दी इजीली जा सकती थी। लेकिन नहीं, उसने ये घर इस इलाके में लिया ताकि उसको बीच में चलकर इस इलाके को, ये जो क्राइम वाला इलाका है, इसको क्रॉस करते हुए अपने मायके तक जाना पड़े। इमेजिन करके देखिए किस लेवल का गिल्ट टुडेहो अपने मन में लेकर बैठा हुआ था। ये सब बातें दिमाग में लेकर टुडेहो अब इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहने लगा कि उसने खाना पीना भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया। सोता वो, उसको नींद नहीं आती, ऐसे उठकर बैठ जाता। इनफैक्ट उसने तो अपने जॉब पर भी जाना बंद कर दिया। वो सारा दिन अपने उसी कमरे में, जिस कमरे में लास्ट टाइम उसने अपनी पत्नी को देखा था, उसी कमरे में एक स्टूल खिड़की के पास डालकर खिड़की से बाहर बस देखता रहता। वो कुछ भी नहीं कर रहा था। इनफैक्ट उसको कई दिन बीत चुके थे, वो नहाया तक नहीं था। बाहर देखने के साथ उसको ये उम्मीद थी कि अगर वो इंतजार करेगा मरिया का तो कभी ना कभी वो इस रोड पर, घर के बाहर जो उसका रोड है, उस रोड पर उसको अपनी पत्नी चलती हुई दिखाई देगी एंड कभी ना कभी वो जरूर आकर उसको आवाज लगाएगी। इनफैक्ट उसको जो वो नाइटमेयर्स आ रहे थे, बुरे सपने आ रहे थे, उसके अंदर भी तो उसको अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती थी। एंड जब वो उन सपनों से बाहर आता है तो कभी कभी उसको ऐसे ही रैंडमली पूरे घर में से या फिर बाहर से अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है। तो वो इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस बन चुका था कि उसकी पत्नी कभी ना कभी उससे मिलने के लिए वापस जरूर आएगी। इनफैक्ट इतना टाइम बीतने के साथ साथ टुडेहो की मेंटल स्टेट कुछ ऐसी हो चुकी थी कि उसने अपने आप को समझाना शुरू कर दिया कि उसकी पत्नी उसके सपनों में ऐसे ही नहीं आती, या फिर उसकी जो परछाई है उसको ऐसे ही कहीं दिखाई नहीं देती, उसकी आवाज़ ऐसे ही नहीं सुनाई देती, बल्कि मरिया खुद अंदर से चाह रही है कि उसकी आत्मा उसके पति यानी कि इस टुडेहो से बात करे। मतलब कि खुद मरिया चाह रही है कि वो टुडेहो से बात करे एंड वो खुद शांत नहीं बैठ रही। जब तक उसके मर्डरर्स को कन्विक्शन नहीं मिल जाती, उनको सजा नहीं मिल जाती, तब तक वो खुद भी शांत नहीं बैठना चाह रही। ऐसा खुद ये टुडेहो सोचने लगा कि कहीं ना कहीं मरिया ने उसको एक मिशन दिया है कि उसके किलर्स को ढूंढ कर लेकर आओ ताकि उनको सजा मिल सके। एंड तब सडनली एक दिन टुडेहो ने सारी बातें सोचते हुए
मैटर अपने हाथ में लेने का सोचा, क्योंकि पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे थे, उनके हाथ कुछ लग नहीं रहा था। तब उसने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अगर पुलिस वाले इस केस के अंदर जस्टिस नहीं करेंगे तो मैं खुद इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा एंड किसी भी हद तक जाऊंगा ताकि ये केस सॉल्व किया जा सके एंड जिसने भी मेरी पत्नी को मारा है उनको मैं सजा दिलवाऊं। बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होकर एक दिन टुडेहो अपने घर से बाहर निकला, उसी रूट को फॉलो करने लगा जिस रूट से उसकी पत्नी अपने मायके में जाने वाली थी एंड जिस स्पॉट पर उसकी पत्नी का मर्डर हुआ उसके आसपास जाकर उसने लोग जो आसपास रह रहे थे उनसे बातें करी, एक एक को अपनी पत्नी की फोटो दिखाई कि किस किस ने देखा था, या फिर उसका हैंड बैग जो अपने साथ लेकर गई थी पर्स, उस पर्स के बारे में पूछने लगा। क्या पता किसी ने आसपास इलाके में देखा हो, बट किसी को भी नहीं पता। इनफैक्ट वो उस चाकू को भी ढूंढ रहा था जिससे उसकी पत्नी का मर्डर किया गया था। आसपास के लोगों से पूछ रहा था, इंटरव्यू कर रहा था सभी को जा जाकर, लेकिन एक के बाद एक उसको हमेशा निराशा ही हाथ लग रही थी। पहले जहां वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था अपनी पत्नी के मर्डर को सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक के बाद एक निराशा हाथ लगने से वो सेल्फ डीमोटिवेट हो रहा था, क्योंकि जब तक कुछ चीज़ ना मिले तो बंदा कहाँ तक ही जाएगा, कितने ही हाथ पैर मारेगा। लेकिन इन सब के बीच में टुडेहो को एक बात पता चली कि जिस इलाके में वो रह रहा है, ये ग्वानाहाटो शहर, इस शहर का कोई भी इलाका इतना सेफ नहीं है जितना उसने सोचा था ये घर लेने से पहले कि ये इलाका बहुत ज़्यादा सेफ है। लेकिन नहीं, ये इलाका भी सेफ नहीं है एंड इसके आसपास जो भी इलाका बसा हुआ है वो भी सेफ नहीं है। ये सारा शहर ही एक जैसा है, यहाँ कहीं पर भी कैसा भी क्राइम हो सकता है। एंड ये बात अब टुडेहो को रियलाइज़ हो रही थी, क्योंकि जब वो अपनी पत्नी के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन इधर उधर कर रहा था तो उसको एक दिन पता लगा कि एक आदमी जो कि दूसरे गाँव का था एंड वो ग्वानाहाटो को पैदल चलकर क्रॉस कर रहा था, बट बीच में ही कहीं ना कहीं वो आदमी किडनैप हो गया एंड उसका कुछ भी पता नहीं चला, ना ही उसकी कोई बॉडी मिली, ना ही उसके साथ क्या हुआ ये पता चला। एंड ये बात टुडेहो को बहुत अजीब लगी कि आखिर उस आदमी के साथ क्या हुआ होगा, क्या उसको मार दिया या फिर उसको कोई किडनैप करके अपने साथ ले गया, कुछ भी नहीं पता। एंड उस टाइम पर इस आदमी के गुम हो जाने पर, इसके मिसिंग हो जाने पर किसी ने भी इस इंसिडेंट को मरिया वाले इंसिडेंट के साथ कनेक्ट नहीं किया था। एंड इस आदमी की गुमशुदगी अभी पूरे ग्वानाहाटो के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई थी कि एक हफ्ते बाद, इस आदमी के गुम हो जाने के एक हफ्ते बाद, एक महिला जो कि इसी शहर के ग्वानाहाटो शहर के आउटस्कर्ट्स में रहा करती थी, वो भी एकदम से सडनली गायब हो गई। उसका भी कुछ पता नहीं चला, कहाँ गई, कैसे गई, उसके साथ क्या हुआ, ना ही उसकी कोई बॉडी वगैरह मिली। एकदम से ऐसे गायब हो जाना सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। इनफैक्ट ये भी कुछ नहीं, इसके भी सिर्फ 3-4 दिनों बाद ही एक और आदमी इसी शहर के अंदर रहने वाला, वो भी गायब हो चुका था। 3 इंसिडेंट्स एंड तीनों के बारे में कुछ भी पता नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, उनकी बॉडी भी नहीं मिली, इनफैक्ट उनका कोई क्लू तक नहीं था, किसी ने उनको देखा तक नहीं। एंड जब ये सब कुछ चल ही रहा था, टुडेहो अपनी पत्नी के लिए इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा था कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ। एंड अब तो लोगों के बीच में इतना ज़्यादा डर बैठ चुका था कि जिससे भी जाकर वो अपनी पत्नी के बारे में डिस्कस करता कि उसके साथ क्या कुछ हुआ होगा, उन सब का रिप्लाई टुडेहो को बस यही होता कि हो सकता है कि ये ग्वानाहाटो के अंदर कोई सीरियल किलर आ चुका हो एंड तुम्हारी पत्नी उस सीरियल किलर की पहली विक्टिम बनी हो एंड उसके बाद उस सीरियल किलर ने बॉडीज़ को भी अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि 3 और ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिनमें लोगों की बॉडी तक नहीं मिली है। क्या पता उनके साथ क्या हुआ होगा, वो किडनैप करके अपने साथ ले गया, मारा है, पीटा है, काटा है, क्या किया है, कुछ भी नहीं पता। तो हो सकता है ग्वानाहाटो शहर के अंदर एक सीरियल किलर खुलेआम घूम रहा है। ये बात सुनकर टुडेहो को बहुत अजीब भी लगा, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सही है या नहीं, कि कोई सीरियल किलर है या नहीं, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या इस खबर का कोई लेना देना हो सकता है उसकी पत्नी के मरने से, या फिर पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट उनकी भी इन्वेस्टिगेशन साइड बाय साइड चल ही रही है, टुडेहो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आसपास के लोगों से पूछ रहा है, लेकिन हर कोई एक डेड एंड पर खड़ा है। नई इन्फॉर्मेशन मिली तो है कि 3 लोगों के साथ और भी इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उनके भी किलर्स का कोई पता नहीं चला। सो पुलिस वालों के साथ साथ ये टुडेहो भी अब एक डेड एंड पर खड़ा था। पर टुडेहो रुका नहीं, वो लगातार कंटिन्यू अपनी पड़ोसियों से या फिर अनजान लोगों को पकड़ पकड़ कर अपनी पत्नी के बारे में पूछता रहता कि उनके साथ क्या हुआ होगा, क्या कुछ उसने देखा या नहीं। एंड इनफैक्ट एक अनजान आदमी जिससे उसने अपनी पत्नी के बारे में पूछा, एंड इस अनजान आदमी ने टुडेहो को कुछ ऐसा बताया जो कि एक बिल्कुल नई लीड देने वाला था टुडेहो को, कि आखिर उसकी पत्नी के साथ क्या कुछ हुआ होगा एंड अब उसको आगे क्या करना चाहिए। एंड उस आदमी की सारी बातें सुनकर टुडेहो इतना ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि अब उसको एक फाइनली राह दिख रहा था कि हाँ, ये चीज़ अगर वो करेगा तो उसको अपनी पत्नी के बारे में पता लग जाएगा कि किसने उसके साथ क्या कुछ किया है। एंड ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर वापस अपने घर गया, सो चुका था। अगली सुबह कुछ वो चीज़ ढूंढ रहा था अपने लिए एंड फाइनली उसको मार्केट से वो चीज़ मिल
मिल चुकी थी एंड ढूंढते ढूंढते अब उसको शाम हो चुकी थी एंड शाम होने के बाद टुडे हो वो चीज़ अपने साथ जेब में लेकर एक बड़े सारे घर के सामने खड़ा था। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, उसको डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, बट फाइनली उसने अपनी जेब के अंदर हाथ डालकर उस चीज़ को पकड़ा एंड ये चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक गन थी जो अभी अभी वो खरीद कर अपने साथ लेकर आया था। असल में जिस आदमी से वो पिछले दिन मिला था उस आदमी ने एक चीज़ बताई थी एंड उसको फॉलो करते करते ये गन लेकर इस बड़े सारे घर के आगे खड़ा था एंड उसको उस आदमी ने कहा था कि तुम जो ढूंढ रहे हो उस चीज़ का आंसर इस घर में है। सो फाइनली उस चीज़ का आंसर लेने ही टुडे हो इस घर के सामने खड़ा था। फाइनली टुडे हो अपने आप को थोड़ा सा सेटल कर एक गहरी सांस उसने भरी एंड अपनी गन को अपने हाथ में पकड़कर वो इस घर के आगे की तरफ बढ़ा एंड मेन डोर पर जाकर बिना कुछ खटखटाए, उसको जैसे पता था कि इस घर का मेन डोर खुला होगा एंड जैसे उसने मेन डोर को खोला वो सीधा इस घर के अंदर घुस चुका था बिना किसी को कुछ बोले, कुछ आवाज़ नहीं लगाई एंड वो सीधा चलते हुए इस घर के बेसमेंट वाली सीढ़ियों पर आकर खड़ा था एंड ये सीढ़ियाँ सीधा इस घर की बेसमेंट में नीचे की तरफ जाने वाली थी। इन सीढ़ियों को देखकर टुडे हो इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहा होगा उस टाइम पर कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि उसको आंसर्स भी चाहिए थे एंड उस आदमी ने कहा था कि तुमको आंसर्स इसी घर की इसी बेसमेंट में मिलेंगे एंड इसीलिए वो अपने आंसर लेने के लिए इस घर की बेसमेंट पर अपनी गन पकड़कर खड़ा था। फाइनली उसने एक बार और अपनी गहरी सांस भरी होगी एंड वो इन सीढ़ियों को उतरते हुए नीचे की तरफ गया एंड जो उसने इस बेसमेंट में नीचे जाकर देखा वो एक फिक्शनल मूवी से कम नहीं है। आपको लगेगा कि नहीं ये रियलिटी हो ही नहीं सकती, लेकिन हाँ ये चीज़ एक्चुअल में रियल थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीचे बेसमेंट में वैसे तो कंप्लीट अंधेरा, कुछ भी अंदर क्लियरली दिख नहीं रहा, लेकिन इस बड़ी सारी बेसमेंट में एक साइड दीवार के पास कुछ छोटी और बड़ी सारी मोमबत्तियां जल रही थी एंड उन मोमबत्तियों की रोशनी में ही इस पूरी बेसमेंट का अंदाजा लिया जा सकता था कि इसमें क्या क्या कुछ है। उन मोमबत्तियों के जस्ट बराबर में दीवार के साथ एक छोटा सा दरबार सा बनाया गया था एंड इस दरबार के आगे एक टेबल लगी थी एंड इस टेबल के ऊपर कुछ और मोमबत्तियां एंड साथ में एक बड़ा सारा जग, एक पतीला सा आप कह सकते हैं, एंड वो पतीला सारा इंसानी खून से भरा हुआ था। एंड दूसरी तरफ इस मंदिर के बिल्कुल सामने एंड दूसरी तरफ इस दरबार के बिल्कुल सामने लाशें पड़ी हुई थी, कुछ एक के ऊपर एक एंड वो सारी लाशें इंसानों की लाशें थी। इसके अलावा इस बेसमेंट की बाकी दो आमने सामने की दीवारों के ऊपर स्टार बना हुआ था एक सर्कल के अंदर एंड ऑब्वियसली ये रेड कलर का स्टार और सर्कल इंसानी खून से बनाया गया था। एंड ये सब कुछ देखा होगा उस टाइम पर टुडे हो ने एंड उसके बाद एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। ये गोली चलने की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि आसपास के पड़ोसियों ने भी इसकी आवाज़ सुनी एंड ये आवाज़ सुनते ही उन्होंने तुरंत पुलिस वालों को मौके पर बुलाया एंड पुलिस वाले जल्दी अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पहुँच चुके थे एंड उन्होंने उतरते ही इस बड़े सारे महल के मेन दरवाजे के ऊपर खटखट की, लेकिन ये दरवाज़ा ये पहले से ही खुला हुआ था। पुलिस वाले सीधा अंदर की तरफ गए एंड अंदर उन्होंने ऊपर छानबीन करनी शुरू करी एंड तब उनको नीचे एक बेसमेंट में तरफ जाती हुई सीढ़ियाँ दिखाई दी एंड फाइनली पुलिस वाले इस बेसमेंट की सीढ़ियाँ उतरते हुए अपनी टॉर्च जलाकर नीचे की तरफ उतरे एंड जो सीन उस टाइम पर टुडे हो ने देखा था ये सेम सीन इन पुलिस वालों ने भी सीढ़ियां उतर कर देखा। वही कुछ इंसानी लाशें जो एक के ऊपर एक रखी हुई थी, उसके सामने वही दरबार सा बना रखा था, आगे टेबल, उसके ऊपर एक जार सा, वो उसके अंदर खून भरा हुआ था, इंसानी खून, उसके बराबर में एक चाकू एंड एक बहुत मोटी किताब रखी हुई थी। ये सब कुछ देखा, लेकिन पुलिस वालों ने एक और चीज देखी जो उस टाइम पर टुडे हो ने नहीं देखी थी। असल में कुछ दिनों पहले टुडे हो जब उसने खुद अपने हाथों में सारा मैटर लिया था, उसने अपने खुद इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी अपनी पत्नी के मर्डर की, तब वो एक के बाद एक सभी लोगों से इंटरव्यू कर रहा था, उनसे जा जाकर पूछ रहा था कि उसकी पत्नी के साथ क्या कुछ हुआ था, तुम बता सकते हो, तुम बता सकते हो। हर किसी को पकड़ पकड़ कर इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था वो कि उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा, एक के बाद एक उसको डेड एंड मिल रहे थे। एंड तब इतना ज़्यादा परेशान होकर वो इस पूरे ग्वानेहाटो शहर के एकमात्र चुड़ैल आप उसको कह सकते हैं, वैसे उसको विच कहा जाता है, जो ऐसी तांत्रिक वगैरह की प्रक्रिया करती है ना, इस तरीके की लेडीज को विच कहा जाता है। एंड उस टाइम पर पूरे ग्वानेहाटो शहर की एकमात्र विच ये टुडे हो सीधा उस तांत्रिक के पास गया एंड उसके पैरों में गिरकर उसे बोलने लगा कि प्लीज़ मुझे कोई रास्ता बताओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मैं इससे ज़्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे किसी भी हाल में अपनी पत्नी के किलर्स चाहिए हैं, मुझे उनका रास्ता बताओ, या फिर तुम मेरी पत्नी से बात करवा दो, किसी तरीके से मैं उसकी आत्मा से बात कर सकूँ, ताकि वो मुझे खुद से बता दे कि उसके साथ क्या हुआ था
था एंड किसने किया था। वो बार बार बोल रहा था उस विच से कि मुझे ये इतने बुरे बुरे सपने आते हैं, मुझे मेरी पत्नी की आवाजें सुनाई देती है, मैं इतना और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे किसी भी तरीके से कोई रास्ता दिखाओ। एंड तब उस चुड़ैल ने कहा, उस तांत्रिक ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए एक पूरा प्रोसेस है और अगर तुम उस प्रोसेस को एक के बाद एक बिल्कुल स्टेप वाइज करोगे तो तुम्हारे पास एक रास्ता होगा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे एंड तुम्हें उन किलर्स के बारे में भी पता लग जाएगा जिन्होंने तुम्हारी पत्नी का मर्डर किया था। तब उस तांत्रिक महिला ने एक एक करके स्टेप्स लिखवाने शुरू किए एंड उन स्टेप्स में सबसे पहला ही ये था कि तुम्हें एक इंसान की बलि देनी होगी। एंड ये बात सुनकर टुडेहो को बिल्कुल भी अचंभा नहीं हुआ, उसको पता था कि ऐसा कुछ उसे करना पड़ेगा। एंड तब उसकी इंस्ट्रक्शन सारी लिख कर टुडेहो अपने शिकार पर निकल चुका था एंड वो पहला आदमी जो दूसरे गांव से इस ग्वानेहाटो शहर को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जा रहा था, तब ये उसको मिला एंड टुडेहो उस आदमी के पास जाकर उसको अपनी बातों में बहला फुसला कर उसको अपनी जगह पर लेकर आया एंड जैसा इंस्ट्रक्शन उसमें लिखे थे उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसका मर्डर किया। जिसके बाद उसने अपना सारा प्रोसेस एग्जैक्टली रिमाइंड करना शुरू किया कि जो जो उसने लिख रखा था, उस तांत्रिक ने बताया था, उसके अकॉर्डिंग किया या नहीं किया। एंड एग्जैक्टली उसने बिल्कुल वही सेम किया था जो जो उस तांत्रिक ने लिखवाया था। लेकिन उसके बाद भी उसको अपने सवालों के जवाब नहीं मिले, उसकी पत्नी की आत्मा से उसका कांटेक्ट नहीं हुआ। तब उसको लगा कि हो सकता है उसने कोई गलती कर दी हो एंड तब वो दोबारा से अपने शिकार पर निकला। एक और महिला जो इसी गांव में रहा करती थी आउटस्कर्ट्स में, उस महिला को किडनैप करके अपने साथ लेकर आया एंड उसका भी सेम तरीके से मर्डर किया, उसका भी खून वगैरह निकाला, उसके शरीर पर भी तांत्रिक क्रियाएं करी, लेकिन फिर उसको अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। इसके बाद एक और ट्राई उसने की कि अब की बार तो फाइनली उसको मिल जाना चाहिए, लेकिन तीसरा मर्डर करने के बाद भी उसको अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। 3 इंसानी बलियां उसने दे दी, 3 मर्डर कर दिए। ये 3 लोग जैसे ही ग्वानेहाटो शहर से गायब हुए उसके बाद लोगों के बीच में बहुत बड़ी भसड़ सी फैल चुकी थी कि कोई सीरियल किलर है जो इंसानों को उठा उठा कर लेकर जा रहा है, उनके साथ कुछ कर रहा है। एंड ये र्यूमर सारे उड़ते उड़ते टुडेहो के माइंड में भी आए, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा इन सब बातों से, क्योंकि उसको अंदर से पता था कि वही खुद एक सीरियल किलर है, वही तो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन फिर भी उसको अपने सवालों के जवाब चाहिए थे एंड 3 इंसानी बलियां देने के बाद भी जब उसको सवालों के जवाब नहीं मिले तो वापिस वो उसी विच के पास गया, उसी तांत्रिक के पास गया एंड उसको बोलने लगा कि जो जो तुमने मुझे बताया था मैंने उसी के अकॉर्डिंग 3 बलियां चढ़ा दी, लेकिन अभी तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले, अब तुम क्या करोगी। तब उस तांत्रिक ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुमने तीनों स्टेप्स या फिर तीनों इंसानी बलियां बिल्कुल सही तरीके से दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और तरीका है जिससे तुम अपने सारे सवालों के जवाब दे पाओगे, क्योंकि जो तुमने 3 बलियां दी हैं उनके थ्रू मैंने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी तुम्हारी पत्नी की आत्मा से, लेकिन वो कांटेक्ट बन नहीं पाया। एक और तरीका है जो तुम परफॉर्म करोगे तो तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे अपने, एंड ये तरीका होने वाला है जिसके अंदर तुम खुद अपनी बलि दोगे। ये बात सुनते ही टुडेहो एक बार तो शॉक्ड हो चुका था, उसको पता था कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन फिर भी उसको अपनी पत्नी के किलर्स के बारे में जानना था, उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ है उसको ये सब कुछ पता करना था। एंड वो इतना ज़्यादा डेस्परेट था इस चीज़ के लिए कि वो खुद की बलि देने के लिए तैयार हो चुका था। एंड सारी इंस्ट्रक्शंस उस तांत्रिक ने टुडेहो को लिखवाई एंड क्योंकि वो खुद एक सीरियल किलर था एंड उसको पता था कि कैसे खुद की जान लेनी है या फिर किसी और की जान लेनी है, और औरों की तो वो ले चुका था, अब खुद की बारी थी। सो फाइनली अपने उसी दरबार में, ये दरबार उसने कहीं और नहीं बल्कि अपने खुद के घर में नीचे बेसमेंट में बना रखा था। वो बड़ा सारा महल जिसके बाहर वो खड़ा था, ये महल कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का घर जो उसने अपनी पत्नी के लिए लिया था। उसी घर के नीचे बेसमेंट में उसने दरबार लगा रखा था एंड उसी के अंदर ये सारे अपने रिचुअल्स परफॉर्म करता एंड अपने उसी रिचुअल के अकॉर्डिंग खुद की बलि लेने के लिए वो फाइनली, अब खुद को वो चाकू मारकर तो मार नहीं सकता, इसीलिए उसने एक गन खरीदी एंड गन खरीद कर अगले दिन वो तैयार था वो रिचुअल परफॉर्म करने के लिए। एंड खुद ने उसने गहरी सांस भरी होगी, अंदर की तरफ गया, बाहर का मेन डोर उसने अनलॉक्ड ही छोड़ा क्योंकि उसे पता था कि आज नहीं तो कल लोग इस घर के अंदर एंटर होंगे एंड उसकी लाश रिकवर हो जाएगी। फाइनली वो अपनी गन लेकर सीधा अपने बेसमेंट में गया, अंदर का नज़ारा उसने देखा होगा एंड खुद अपनी बंदूक निकाल कर उसने अपना ट्रिगर पुल कर दिया। पुलिस वाले जब नीचे पहुंचे तो उनको वही सारी कुछ चीज़ें दिखी, साइड में लाशें पड़ी हुई हैं, सामने एक दरबार लगा हुआ है एंड आमने सामने दीवार के ऊपर वो खून से स्टार बना रखा है पेंटोग्राम टाइप एंड उसके चारों तरफ एक सर्कल है। ये सब चीज़ें तो टुडेहो ने भी देखी होंगी जब नीचे वो उतरा होगा, लेकिन एक चीज़ जो टुडेहो ने नहीं देखी वो थी खुद की लाश। पुलिस वाले जैसे इस बेसमेंट में उतरे उनको यहाँ बीच में सीढ़ियों के पास ही टुडेहो की लाश पड़ी हुई दिखाई दी। मतलब इस टुडेहो ने अपनी पत्नी के किलर्स के बारे में जानने के लिए 3 मर्डर कर दिए, 3 अलग अलग लोगों की बलियां चढ़ा दी इसने,
लेकिन फिर भी इसको कोई जवाब नहीं मिला एंड जवाब पाने के लिए इसने खुद की भी जिंदगी खत्म कर ली। और इसके बाद भी इसको जवाब मिला या नहीं मिला ये तो उसकी आत्मा जानती है, ऊपर भगवान जानते हैं। लेकिन फाइनली 4 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी सिर्फ कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए। ये सच में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था। जबकि पुलिस की तहकीकात में यही आया कि जो मरिया के साथ हुआ था वो बस एक रॉबरी गॉन रॉन्ग था। मतलब कि कुछ लुटेरे थे जो इसी इलाके में रहा करते थे एंड जब उन्होंने देखा कि एक बहुत ही अमीर महिला अपने साथ एक हैंडबैग लेकर इस रास्ते को क्रॉस कर रही है तो वो एक उनके लिए बहुत ही वर्नरेबल टारगेट था एंड उन्होंने तुरंत मरिया के ऊपर अटैक किया। जब उसने मना किया होगा अपना पर्स देने से तो वो लुटेरे उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगे होंगे एंड ज़बरदस्ती करने के बाद जब उन्होंने उसका पर्स छीना होगा तो वो ऑब्वियसली मरिया चिल्लाने लगी होगी एंड मरिया को चुप करवाने के लिए उन्होंने पीछे से मरिया के कमर में चाकू घोंप दिया। यही सब कुछ हुआ होगा उस टाइम पर जिससे मरिया की इंस्टेंटली ही मौके पर मौत हो गई। एंड ये चीज़ बेचारा टुडे हो, वो मैं बेचारा तो क्यों कहूँ, वो एक सीरियल किलर था, लेकिन ये चीज़ टुडे हो एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि उसकी पत्नी के साथ ये सब कुछ हुआ होगा। वो सब कुछ जानना चाह रहा था कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या क्या कुछ हुआ। वो एक तो मन में गिल्ट लेकर बैठा था कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, उसने अपनी पत्नी को अकेले जाने दिया, वो साथ नहीं गया, उसने यहाँ घर लिया है, इस वजह से सब कुछ हुआ है। और इसी गिल्ट में उसने 3 जानें ली एंड खुद की भी जान ले ली। आप मुझे बताइए कि ऐसे साइको इंसान कैसे बन जाता है, इस तरीके की थिंकिंग किसी इंसान के मन में कैसे और कब आती है। आप उसके जवाब नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहाँ आकर मुझसे बातें कर सकते हैं, आप अपने सवाल और जवाब लिख सकते हैं। साथ ही आप मुझसे स्टोरीज़ की बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज़ ले सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ ब्रॉडकास्ट चैनल में अपलोड करता हूँ, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। एंड खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट आप सभी को जिन्होंने उस टाइम पर मुझे बर्थडे की विशेज़ की थी। सच में मज़ा आ गया देखकर हज़ारों विशेज़, इसलिए कोई आज एक शाउट आउट नहीं बल्कि आप सभी को शाउट आउट। थैंक यू सो मच उन सभी बर्थडे विशेज़ के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।